नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। पीएम ने देशवासियों से किन किन बातों का जिक्र किया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने जहां जोश और नई उमंग के साथ नए साल के स्वागत करने की बात कही, तो वहीं साल 2025 की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने खेल, विज्ञान, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का जिक्र किया। साथ ही बताया कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिस पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम ने देशवासियों से आह्वान किया कि अपनी मन मर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही पीएम ने देश के युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। पीएम मोदी का संदेश साफ है, भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति के विचारों, प्रतिभा और भागीदारी से तय होगा। और अब अगली खबर प्रदेश से। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यूपी के विभिन्न हिस्सों में सुना गया। लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं और वे हर वर्ग की चिंता करते हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें प्रयागराज के दांडी क्षेत्र से हैं, जहां प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आम जनमानस और महिलाओं के साथ मिलकर सुना। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के वर्ष के अंतिम संस्करण में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया और देश को आत्मविश्वास मिलने की बात कही। यह मन की बात का 129वां एपिसोड था और पीएम ने 2026 में इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री ने पीएम मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जो आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की और वो प्रधान सेवक की तरह और इस देश के 140 करोड़ लोगों को
अपने परिवार की तरह उनके सुझाव मांगते हैं, सुझाव को कलेक्ट करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ अच्छा हो रहा है, हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसका जो एक इतना सुंदर कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है, और मैंने भी कोशिश की है कि एक भी कार्यक्रम न छोड़ूं। वहीं ये तस्वीरें संभल जिले से हैं, जहां भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी को बड़ी संख्या में लोगों ने सुना और इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बच्चों पे और चेन्नई के कई कार्यक्रमों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस दिया है, और हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितनी प्रतिभाशाली लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह से उनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं और उन्हें सेवाओं का मौका देते हैं, वो देश के लिए कुछ कार्य करें, आगे बढ़े। उन्होंने जो प्रतिभाशाली महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं, उनको लेकर के बताया कि कैसे मन की बात पे वो उनके विषय को रखते हैं, जो आगे प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक की चिंता करते हैं और उनके विचार समाज को नई दिशा देने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर आईएनएस वागशीर पनडुब्बी का दौरा किया। वो पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। समंदर की खामोशी के बीच देश की ताकत और आत्मविश्वास को बयां करती ये तस्वीरें एक ऐतिहासिक पल की गवाह बन रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर जाना सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का सशक्त संदेश है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू रविवार को कर्नाटक कारवार नेवी बेस पर वागशीर पनडुब्बी पर यात्रा की है। इस यात्रा के क्या मायने इस ग्राफिक्स में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी सबमरीन में यात्रा की। आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में ये पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। आईएनएस वागशीर की बात करें तो यह इंडियन नेवी की कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसे मुंबई की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के नेवल ग्रुप से लाइसेंस लेकर बनाया है। इसका इस्तेमाल एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के साथ साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस मिशन के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा ऐतिहासिक पल का गवाह भी बन गया। देश प्रदेश में अगली खबर लखनऊ से, जहां 2 दिवसीय पुलिस बंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। इस दौरान 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार किया गया और पुलिसिंग की नई दिशा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है, लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए। बेहतर प्रबंधन से बदलते उत्तर प्रदेश की तस्दीक करता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान लखनऊ में पुलिस मंथन कार्यक्रम के अंतिम दिन आया। सीएम योगी रविवार को पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 2022 से 2025 के बीच बेहतर पुलिसिंग के लिए 16 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिनों में विकसित भारत 2047 के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को नई दिशा देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेस वे तैयार किए गए। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, मानव तस्करी, सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों सहित कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सीईओ मनोज अग्रवाल को सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी सुरक्षा प्रदान की ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार से एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सुनवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने इस सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ मनोज अग्रवाल की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सीईओ को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है और उनके कार्यालय के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती भी कर दी है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दरअसल 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल के सीईओ के ऑफिस की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई गई थी, जब बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के एक ग्रुप ने सीईओ ऑफिस जाकर प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा सीईओ मनोज अग्रवाल की गाड़ी पर हमला भी हुआ था। बूथ स्तर के कुछ अधिकारियों द्वारा लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीईओ की सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक हो गया था, जिसके बाद ECI ने सीईओ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को खुफिया विभाग की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा मंजूर की और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। इसके तहत अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बता दें कि Y+ सुरक्षा के तहत आमतौर पर कई सशस्त्र सुरक्षा कर्मी 24 घंटे संबंधित अधिकारी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसमें आवास, कार्यालय और आवाजाही के दौरान सुरक्षा कवच शामिल होता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई बार तनावपूर्ण हालात देखे गए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका अहम होती है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये फैसला सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश प्रदेश में अगली खबर रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम नायडू ने राम राज्य को सुशासन का आदर्श बताते हुए यूपी सरकार की कार्यशैली की भी सराहना की। अयोध्या में उनके दौरे की अहम बातें और संदेश क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या लगातार उत्सव और आयोजनों की साक्षी बन रही है और अब इसी पावन नगरी में एक अहम आध्यात्मिक दौरा देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रविवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम सीधे राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और राम मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने सप्तऋषि मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। I had a good darshan. I am thanking government of UP. You are seeing nowadays UP is doing extremely well. This is need of the hour.
If UP and Bihar will build, then only we can achieve Viksit Bharat 2047. I am proud. Chief Minister of UP is doing extremely well. I congratulate him. Today I am seeing the temple. Now another 2 years time, this temple will be the benchmark in future for other temples. वही खास बात यह है कि अयोध्या इस वक्त एक और बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी में जुटी है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 31 दिसंबर को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसको लेकर 27 दिसंबर से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। ऐसे में राम नगरी एक बार फिर भक्ति, आस्था और उल्लास के रंग में रंगती नजर आ रही है। देश प्रदेश में अगली खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। मोबाइल फोन बनाने के मामले में भारत ने दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत, वो देश जो कभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन जाएगा? जी हाँ, ये सच है। बीते एक दशक में भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन लगता था। एक दशक पहले भारत ने मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा था और आज वो कदम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले आया है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण देश बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना, निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी की है। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है जो हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर पैदा करती है। सरकार का कहना है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम की वजह से न सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़ा है, बल्कि निर्यात, निवेश और रोजगार में भी ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में बिकने वाले करीब 98% मोबाइल फोन देश में ही असेंबल हो रहे हैं। सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो और अन्य ग्लोबल ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में काम कर रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये सेक्टर अब भारत की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा चेहरा बन गया है। 2014 में जहां मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में लोकल वैल्यू एडिशन 10 से 15% था, वह 2025 में बढ़कर 30 से 40% तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम ने भारत को सिर्फ असेंबली हब नहीं, बल्कि कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी आगे बढ़ाया है। अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले वक्त में भारत मोबाइल से लेकर चिप तक हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यानी साफ है, मोबाइल की दुनिया में भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, निर्माता भी है। तो देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़
काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन ना हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में है। महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले की तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ बीतने के बाद अब आगामी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने क्या तैयारियां की हैं, उसे भी जानते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। मेला क्षेत्र में आवागमन के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस तैनात रहेंगे। आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। बिजली विभाग ने माघ मेले में QR कोड आधारित 24x7 कंट्रोल रूम बनाए हैं। मेला क्षेत्र में 15,000 स्ट्रीट लाइटें और सोलर हाइब्रिड लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर फिर एक बार धूनी रमाने की तैयारी हो रही है। बीते साल का माघ महीना कुंभ मेले के नाम पर था, तो इस बार माघ मेले के नाम पर है। माघ मेले में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, महीनों तक संगम की रेती में धूनी रमाते हैं। ज्ञान की गंगा बहती है, शपथ ली जाती है इस बात की कि जीवन को जीने के लिए किस तरह से धर्म का उपयोग किया जाए। शास्त्रार्थ होते हैं और इन सब कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कड़ाके की सर्दी और धुंध में तो एक बार फिर मकर संक्रांति के अवसर से यह धूनी यहाँ पर सजेगी। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। घाटों के निर्माण किए जा रहे हैं, पीपे के पुलों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ में माघ मेला क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सके। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में
किसानों को मिले? मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब BS6 से कम मानक वाले वाहन और बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगी। ग्रैप 4 की पाबंदियों को स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सफेद चादर में लिपटी दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। हवा गुणवत्ता इतनी गिर चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। AQI अपने गंभीर से गंभीर स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली सरकार के लगातार प्रयास के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की है कि ग्रैप 4 के तहत लागू पाबंदियों में से 2 पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। आइए समझते हैं कि किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसका क्या असर होगा। ग्रैप 4 के तहत लागू किए गए 2 प्रमुख प्रतिबंधों को अब स्थायी कर दिया गया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC के पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। ये नियम अगले आदेश तक स्थायी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वाहन चालकों को हर समय अपना प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट रखना अनिवार्य होगा। वहीं दिल्ली के बाहर से आने वाले BS20 से नीचे के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि केवल BS6 मानक वाले वाहन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और CNG वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। अब से ये तय किया गया है कि जो ग्रैप 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रैप 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रैप 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रैप 4 के दौरान बैन रहेगा। खराब होते मौसम और प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। पहले ही सरकार ने ग्रैप 1, 2, 3 और 4 की पाबंदियों को लागू कर रखा है, जिन्हें पहले से कहीं अधिक सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान NCC एकेडमी और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विरासत गलियारे की प्रगति की समीक्षा की और रैन बसेरों में जरूरतमंदों को कंबल बांटे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने गोरखपुर दौरे के दौरान खोराबाड़ क्षेत्र के ताल कंदला में निर्माणाधीन NCC एकेडमी का निरीक्षण किया। सीएम ने कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरा पहुंचे, जहां उन्होंने असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और खाने के पैकेट वितरित किए। ठंड के मौसम में मुख्यमंत्री का यह कदम संवेदनशील प्रशासन की झलक दिखाता है। सीएम योगी ने खोराबाड़ स्थित निर्माणाधीन NCC एकेडमी का निरीक्षण किया। रैन बसेरों में पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। ट्रांसपोर्ट नगर और धर्मशाला रैन बसेरे में कंबल बांटे। पांडे हाता से धर्मशाला तक विरासत गलियारे का निरीक्षण, करीब 3.5 किलोमीटर लंबे गलियारे की प्रगति की समीक्षा की।
आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सीएम योगी सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.